अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल साहब मरकज़ी खेमे में आते हैं। वो काफ़ी दुखी और परेशान होते हैं। हेमा खातून पूछती हैं, अर्तुग साहब कैसे हैं बेटा? अर्तुगरुल कहते हैं, वो ऐसे मजबूत खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हेमा खातून पूछती हैं कि अर्तुग की आंखें ठीक हो जाएंगी बेटा? अर्तुगरुल कहता है, मैं कोन्या के सबसे बड़े तिबों को बुलाऊंगा और जो हो सका वो अर्तुग की आंखों के लिए करूंगा। इतने में सरजान खातून बोलती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इलबिल्की खातून को बचा लेंगे, वरना हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। अर्तुग साहब सरजान खातून से पूछते हैं, क्या मुसीबत? सरजान खातून कहते हैं, अमीर बहाउद्दीन। मुझे पता है कि इलबिल्की खातून को कोन्या किस लिए ले जाया जा रहा था, अमीर बहाउद्दीन से शादी के लिए। ये मुझे सिरमा ने बताया है। ये सुनकर अर्तुगरुल और हेमा खातून परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में जिग्गे के सरदार सिरमा के पास आए हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें पता चल गया है कि हमारे सरदार और हमारे सिपाहियों को कैद कर लिया गया है। हम आराम से नहीं बैठ सकते। सिरमा उनको खामोश कराते हुए कहती है, मैं सगोट गई थी, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि मेरे भाई ठीक हैं। इतने में एक सिपाही भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, सिरमा खातून बिबोरक साहब कत्ल हो गए हैं। ये सुनकर सारे सरदार हैरान परेशान हो जाते हैं। जिगे के लोग शोर मचा देते हैं कि हम इंतकाम लेंगे। इतने में सिरमा के ज़हन में वो आता है जो सरजान खातून उसे कहती है कि ऐसा होता नहीं है जो हमें दिखाई देता है। तुम्हारे बाबा का कातिल दरगियोस हमारे खिलाफ चाले चल रहा है और बदले में अर्तुगरुल भी उसके खिलाफ चाले चल रहा है। फिर सिरमा उन सरदारों को खामोश करा देती है और उस सिपाही से पूछती है कि आपने बिबोरक साहब की लाश देखी है? वो सिपाही कहता है, नहीं, मैंने उनकी लाश नहीं देखी है। मैं तस्दीक करने के लिए सगोत गया, लेकिन मुझे उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। सिरमा कहते हैं, इस फितने के वक्त हमें सब्र से काम लेना होगा। अगर ये बात सच निकली तो हम काई कबीले वालों को बताएंगे कि हम कौन हैं। कल मैं काई कबीले जाऊंगी और पता लगाऊंगी क्या ये बात वाकई सच है। अगर ये बात सच हुई तो मैं खूनी बेरी की शक्ल अख्तियार कर लूंगी। दूसरी तरफ काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, ये सिक्के वाला संदूक पहले किले ले जाना। तुर्गुत, हम किले में मिलेंगे। बामसी, तुम यही ठहरना। सगोत और कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि वकील ने अभी बोरक वाली खबर अगर दरगियोस को पहुंचा दी तो वो उस खबर को उमर कबीले तक पहुंचाकर दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा। तुर्गुत उस सिक्कों को देखकर कहता है, हमारे लोगों की मेहनत उन काफिरों के पास चली जाएगी सरदार। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, फर्ज करें अगर तुम्हारे कबीले को दुश्मन ने चारों तरफ घेर लिया हो तो तुम क्या करोगे? तुर्गुत कहता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक किले का दफा करूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल यही सवाल बामसी से पूछता है। बामसी कहता है, मैं किले से बाहर निकलकर उन पर हमला करूंगा। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछता है कि तुम क्या करोगे? अब्दुर्रहमान कहता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करूंगा। फिर बामसी पूछता है, सरदार आप क्या करेंगे? अर्तुगरुल कहता है, मैं किले में दाखिल होकर किले के दरवाजे खोल दूंगा और लड़ाई को तर्क कर दूंगा। तुर्गुत पूछता है, क्यों सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बार किले को छोड़ना अच्छी बात होती है तुर्गुत। जब आप किला छोड़कर दुश्मन के हवाले कर देंगे तो वो भागकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब वो किला हासिल करके खुश हो रहे होंगे तो हम उन्हें मुहासरा करके बंद कर देंगे। जो किला आप उनके लिए छोड़ेंगे वो दर हकीकत उनकी कब्रें बन जाएंगी। इस तरह आप उनको ख़त्म कर देंगे और किला भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ये सुनकर बामसी और तुर्गुत खुश हो जाते हैं। तो फिर अर्तुगरुल कहता है कि हम किले से न सिर्फ इलबिल्की खातून को बचाएंगे बल्कि बहुत से सर और ये सोना भी वापस लेकर आएंगे। बामसी पूछता है कि अगर आपने उनके मुतालबात पूरे कर दिए तो क्या वो इलबिल्की खातून को आपके हवाले कर देंगे? अर्तुगरुल कहता है, नहीं, वो नहीं वापस करेंगे, वो मेरी जान भी लेना चाहते हैं। इसके बाद लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। इलबिल्की खातून को पकड़कर मरकजी हाल में ले आते हैं। उरानूस कहता है, मैंने सुना है कि तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये खाना बनवाया है, बैठो और खाओ। इलबिल्की खातून कहते हैं, तुम जैसे गलीज का खाना भी खालिस नहीं होगा। मैं इंतकाम की भूखी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाश पर खड़े होकर सुकून मिलेगा। उरानूस कहता है, बैठ जाओ, मैं इस खाने के मेज़ पर तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। फिर इलबिल्की खातून बैठ जाती है और उरानूस शराब पीने लगता है। बहुत अरसा हो गया है कि बहुत खूबसूरत लड़की के साथ मैंने खाना नहीं खाया। इलबिल्की खातून कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। उरानूस कहता है, मैंने तुम्हारी रिहाई के लिए अर्तुगरुल को कुछ पेशकश की है। कल वो अपना फैसला सुनाएगा, कल वो शर्तें कबूल कर लेगा। इलबिल्की खातून कहती है, तुम्हें लगता है कि अर्तुगरुल तुम्हारे अल्फाज का जवाब देंगे? उरानूस कहता है, अगर उसने कोई और जवाब देना होता तो वो सौगोत में ही दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे वसीले भाई को तलवार का जवाब दिया है। ये सुनकर इलबिल्की खातून हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो?
उरानुस कहता है अर्तुर ने तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिया है। इल्बिल्गी खातून गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम फितना फैला रहे हो। उरानुस कहता है तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल अर्तुर साहब आ जाएंगे तो तुम खुद ही उनसे पूछ लेना। ले जाओ इसको। सिपाही इल्बिल्गी खातून को ले जाते हैं। इल्बिल्गी खातून लगातार कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुर अपने सिपाहियों के साथ लपके किले के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुर साहब लपके किले पहुंच चुके थे। सोने के संदूक भी साथ लाए जा रहे थे। फिर एक कमांडर उन्हें खुशामदीद कहता है और सिक्के वाले संदूक बार बार खोल कर चेक करते हैं कि सोना नकली है या असली। चेक करने के बाद कमांडर कहता है ये सिक्के असली हैं, इन्हें ले जाओ। फिर वो कमांडर अर्तुर को कहता है अपनी तलवारें दे दो। अर्तुर कहता है हम यहाँ मेहमान के तौर पर आए हैं, हम तलवारें नहीं देंगे। कमांडर कहता है आपको अपनी तलवारें देनी पड़ेंगी अर्तुर साहब। अर्तुर अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ मुआहदा करने आया हूँ कमांडर दरग्योस। अब आप अपने सिपाहियों को कहें कि वो सुकून करें। इतने में किले के बहुत सारे सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं। दरग्योस भी ये मंजर देख रहा था। अर्तुर कहता है अगर तुम सिर्फ 2 आदमी से डरते हो तो फिर मैं गलत आदमी से बात करने आया हूँ। मेरे सामने एक बुज़दिल आदमी खड़ा है, या तो तुम मुझ पर एतमाद करके मुझसे बात करोगे या फिर हम दोनों में से किसी एक का सर उतरेगा। उरानुस कहता है मुझे तुम पर क्यों एतमाद करना चाहिए। अर्तुर कहता है मैंने मंगोलों वाला टैक्स यहाँ जमा करवा दिया है, अब से तुम्हें भी उतनी मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी उतनी ज़रूरत है। अगर तुम गौर करो तो हम दोनों अपनी अपनी रियासतों के साथ किनारे पर खड़े हैं। उरानुस कमांडर से पूछता है क्या सोना आ गया है कमांडर। कमांडर कहता है जी हजूर, सोना भी आ गया है और अर्तुर साहब की तरफ लाए गए खुराक के डब्बे भी हमने गोदाम में रख दिए हैं। उरानुस कहता है बहुत खूब अर्तुर, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अक्लमंद और समझदार इंसान हो जो मुझसे कारोबार के बारे में बात करना चाहता है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दरग्योस अपने दिल में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही बात कर रहा हूँ। बहुत खूब उरानुस। फिर उरानुस अपने सिपाहियों को कहता है ये अपनी तलवार रख सकता है, मुझे और अत्तू को अकेला छोड़ दो। फिर ये सुनकर सारे सिपाही बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर और कुछ सिपाही गोदाम में आते हैं। वो अत्तू के खुराक के लाए हुए डब्बे में से कुछ निकालता है और खाने लगता है और कहता है तू जानता है ये कैसे बनाया जाता है, रात को हमारी ज़ियाफत होगी, चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर वो सारे बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उरानुस आमने सामने बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है अगर हम आपस में मुखालफत की बजाय मुत्तहिद हो जाएं तो इकट्ठे मिलकर बहुत सारा माल गनीमत इकट्ठा कर सकते हैं, ये हम दोनों के लिए मुफीद होगा। उरानुस कहता है फिर हम उस माल गनीमत से अपनी फौजें भी बढ़ा सकते हैं। अर्तुल कहता है या तो फिर एक और रास्ता है, तुम मुझे यहाँ मार दो और सोगोर पर कब्जा कर लो, फिर ना तो तुर्क कबीले और न ही सुल्जूक रियासत तुम यहाँ इन ज़मीनों पर रहने देंगे। अगर तुम मेरे साथ एतहाद कर लो तो हम दोनों की जीत होगी। ये सुनकर उरानुस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में एक सिपाही अंदर आता है और हेमा खातून को कहता है उमर कबीले से सिरमा आई है वालदा। अम्मा हेमा कहती है उसे अंदर आने दे। सिरमा गुस्से से और तेजी से अंदर आती है और पूछती है अर्तुल साहब कहाँ है। हेमा खातून काफ़ी परेशान होकर पूछती है क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। सिरमा दोबारा पूछती है मैंने पूछा है अर्तुल साहब कहाँ है। सरजान खातून कहती है क्या मैंने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया था कि वो तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे, अब वो किले गए हैं। सिरमा कहती है क्या अर्तुल साहब मेरे भाई को कत्ल करके किले गए हैं। हमने सुना है कि अर्तुल साहब ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर सरजान खातून और हेमा खातून हैरान परेशान हो जाती हैं। हेमा खातून कहती है कि तुम्हें लगता है कि अर्तुल साहब ऐसा कर सकते हैं। सिरमा कहती हैं तो फिर मुझे बताएं मेरा भाई कहाँ है। अगर मैंने अपने भाई को ना देखा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरे सिपाही मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतने में बामसी वहाँ आ जाता है और कहता है हेमा वालदा मैं जानता हूँ कि सिरमा खातून यहाँ पर क्यों आई हैं। तो सिरमा बामसी से पूछती है बामसी कमांडर बताओ मेरा भाई कहाँ है। बामसी कहता है अर्तुल साहब ने काफरों की चाल का मुकाबला करने के लिए एक चाल चली है। बिबोरक साहब जिंदा हैं, वो भेड़िए की तरह बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर हेमा खातून और सरजान खातून सुकून का सांस लेती है। वो इल्बिल्गी खातून को बचाने के लिए अर्तुल के साथ किले गए हैं, वो एक जंग लड़ने गए हैं, अभी हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सिरमा पुरसुकून हो जाती है और हेमा खातून की तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ लपके किले में खुराक के डब्बे खुलते हैं, उसमें तुर्गुत और बिबोलक मौजूद होते हैं। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं कि कुछ मक्खन खाते हैं। तुर्गुत एक सिपाही को मार देता है और दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। बिबोलक एक सिपाही से पूछता है बताओ इल्बिल्गी खातून कहाँ है।
दूसरी तरफ इलबिल्की खातून एक कमरे में मौजूद थी और बहुत परेशान थी। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।